सोचिए मीडिया में कितनी ताकत होती है। इस देश में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, आरएसएस की पूरी सरकार नहीं बनी थी, तब तक मीडिया जो है वो सत्ता से सवाल पूछता था। याद है यूपीए के 2 में मनमोहन सिंह की सरकार, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, उनके मंत्री जेल जाते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, वो कह रहे हैं कि हमारे किसी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आरोप लगाएगा कौन? मीडिया आपकी गोद में खेल रहा है। चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक संवैधानिक संस्थाएं सवालों के घेरे में हैं। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। सोचिए, लेकिन सोशल मीडिया पर यह सब कहर बरपा हुआ है। चुनाव आयोग पहले शुरू करता हूं। चुनाव आयोग पहले क्या था और अभी क्या है? सोचिए, गुजरात में 10 ऐसी पार्टी जिसका कोई नाम नहीं जानता, ये तस्वीरें देखिए, उनको 4,000 करोड़ का चंदा मिला है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उनको चंदा नहीं मिलता है। इतना तो गठबंधन में बीजेपी के नीतीश कुमार हैं, उनको भी नहीं मिलता है। ममता बनर्जी सत्ता में है, उनको भी नहीं मिलता है। ये दल जो चुनाव ही नहीं लड़ते हैं, उनको 4,000 करोड़ का चंदा मिलता है, और वो भी गुजरात में। तो ठीक कहा है राहुल गांधी ने कि गुजरात मॉडल डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है, चंदा चोरी का मॉडल है। आप सोचिए, ये है इस देश की सच्चाई। अब इसका खेल क्या होता समझिए। अगर कांग्रेस की सरकार होती या मायावती, अखिलेश यादव, लालू यादव होते, तो मीडिया इस खबर को दिखाती। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक दिखाती। चुनाव आयोग पर दबाव बनता, वो जांच करते। लेकिन खबर दिखाई ही नहीं जाएगी। जनता सोशल मीडिया पर लिख रही है, चुनाव आयोग जांच ही नहीं करेगी। अगर यही गैर बीजेपी आरएसएस की सरकार होती तो चुनाव आयोग जांच करती। लेकिन यहां तो चुनाव आयोग खुद बीजेपी के साथ मिली हुई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वोट चोर है, वोट चोर कर चोरी से सरकार बनवा रहा है। और बात में तो दम लग रहा है, क्योंकि अब तक जितने चुनाव आयोग होते थे उनकी सत्ता से नहीं बनती थी। मायावती जी के हाथी ढकवा दिए जाते थे, लालू यादव की तो क्या नहीं दुर्गति की गई। लेकिन सोचिए, ये चुनाव आयोग एक एक घर में 500 वोटर मिल रहे हैं, एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर मिल रहे हैं। कल राहुल गांधी ने ठीक कहा कि अगर आप 10-20 रुपए किसी के पैकेट से चोरी करेंगे तो शक नहीं होता है, 1,000 रुपए निकाल लेंगे तो जांच शुरू हो जाती है। तो महाराष्ट्र में इन्होंने 60 लाख से लेकर 1 करोड़ वोटर बढ़ा दिए थे, हरियाणा में वोटर बढ़ा दिए, और जब हंगामा हुआ तो बिहार में एसआईआर कर दिया कि यहां वोटर काट दो। बातें की है, कहीं बढ़ा दो, कहीं काट दो। तो चुनाव आयोग की जो संवैधानिक संस्था है, ये सिर्फ कहने के लिए है। जितनी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, कांग्रेस के समय में जो जातिवाद देखकर काम होता था, वो अब जातिवाद और मनुवाद का कॉकटेल हो गया है। ये सारी संवैधानिक संस्थाओं में जो जातिवादी और मनुवादी सोच के लोग बैठे हैं, वो साफ साफ आरएसएस और बीजेपी की मदद कर रहे हैं। आप सोचिए, तो आपको लगता है कि इस तरह की एक रिपोर्ट गलती से आ गया? अच्छा सोचिए, दैनिक भास्कर ये खबर नहीं छापता तो क्या होता? दुनिया को पता ही नहीं चलता। तो मीडिया क्यों जरूरी है? ये मीडिया का काम होता है। वहां लोग रहते हैं, पत्रकारिता आम आदमी नहीं करेगा, वो रोजी रोटी में लगा है। हम पत्रकारों की जिम्मेदारी है ये कि सच को सच और झूठ को झूठ कहा जाए, रिसर्च किया जाए। ये मीडिया हाउसेस का काम था, और ये काम फिर होगा जब राहुल गांधी सत्ता में आ जाए, लालू यादव सत्ता में आ जाए, अखिलेश यादव सत्ता में आ जाए, कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सत्ता में आ जाए, ये काम फिर से होगा। लेकिन यही है गुजरात मॉडल। लेकिन इस पर बात नहीं होगी। तो बात हो गई चुनाव आयोग की। सोचिए, अब तक ईवीएम पर ही सवाल था, अब तो वोट का फर्जीवाड़ा चल रहा है। चुनाव आयोग पर सबसे कम भरोसा लोग कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक चुनाव आयोग में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज के सोच का आदमी नहीं बैठेगा, तब तक ये बेईमानी नहीं रुकेगी।
कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक चुनाव आयोग का अधिकारी बन जाएगा, वो इस तरह की बेईमानी नहीं करेगा, चाहे उस पर लाख दबाव हो। अब एग्जाम्पल लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस जो हैं वो दलित समाज से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब तक SC, ST, OBC का रिजर्वेशन लागू नहीं था, जो उनकी वैकेंसियां हैं, दलित समाज के जज ने लागू कर दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक दलित जज बना, बाबा साहब की मूर्ति लगाने का आदेश दे दिया। तो जिस देश में चपरासी की एक वैकेंसी नहीं ईमानदारी से निकलती है, वहां आप सोच सकते हैं कि वोट चोरी हो रहा है। और ये वोट चोरी क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जातिवादी, मनुवादी सोच के हैं, उनको पता चल गया कि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के पास कुछ नहीं है, वोट का अधिकार है, और वो अब MLA MP बन रहे हैं। और जब MLA MP बनेंगे, मान्यवर साहब ने कहा था वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SP DM, तो जब ये वोट से CM PM बन जाएंगे तो ये सब जगह अपने अधिकार की रक्षा करेंगे। इसीलिए अब दूसरी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, संसद जो है, संसद में दलित पिछड़ों की भागीदारी न बढ़े। और जब से EVM आया तब से बहुजन दलों का पत्ता साफ होने लगा। तो ये है चुनाव आयोग की विश्वसनीयता। क्या आपको चुनाव आयोग पर भरोसा है? क्या पहले का TN सेशन, लिंगदो जैसा चुनाव आयोग, तब भी थोड़ी बहुत सत्ता के साथ ये लोग हमेशा रहते हैं, कांग्रेस के साथ भी थे, कई तो उनके जाके मंत्री और नेता बन गए, लेकिन एक लोक लाज का पर्दा था, वहां सिर्फ जातिवाद होता था। अब जातिवाद और मनुवाद का कॉकटेल है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट से भी दलित, पिछड़े के आरक्षण की बात होती है। अभी बिहार में जाति जनगणना हुई, आरक्षण का मामला कहां रुक गया? मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण का मामला क्यों रुक गया? अब तक एक भी कोई जज ऐसा नहीं आया था जो दलित, पिछड़े का आरक्षण लागू कर दे। एक दलित जज आया तब लागू हुआ। जज तो पहले भी बन रहे थे। अब या तो ये जज साहब कानून के खिलाफ है, या पिछले तमाम जज जो है उन्होंने कानून को नकारा। खबर है कि RSS ने लगभग 100 करोड़ रुपए वकीलों के दिए कि मध्य प्रदेश में OBC का आरक्षण लागू ना हो। तो ये RSS की सरकार चल रही है। हम लोग राहुल गांधी की रैली इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। अब जब उनके पार्टी पर और उनके पीठ पर खुद कोड़ा पड़ रहा है, अब राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को लग गया है कि इनकम टैक्स ED का दुरुपयोग हो रहा है। सत्ता में जब आदमी रहता है तो नशे में चूर रहता है, जब सत्ता से बाहर है तब इनको समझ में आ रहा है। तो बीजेपी के समय सारे संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ रही, और सबकी पर्दा में जो लोग छुपे हुए थे ना, वो सारी पर्दा हट रहा है। तो जातिवादी, मनुवादी सोच के लोग चुनाव आयोग में हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। सोचिए, ये लोग संविधान की शपथ लेकर इन पदों पर बैठे हैं, लेकिन इनका जातिवाद और मनुवाद जा नहीं रहा है। इसीलिए बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान किया है कि चेक एंड बैलेंस रहेगा। जब हर जाति और धर्म के लोग संवैधानिक पदों पर रहेंगे तो इस तरह का खेल करना आसान नहीं रहेगा। कोई दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक चुनाव आयोग में रहेगा तो एक दूसरे पर सवाल पूछे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब हर जाति धर्म का जज रहेगा तो सवाल पूछे जाएंगे, फैसले में चेक एंड बैलेंस होगा। अब तीसरी बड़ी खबर पर आते हैं। भारत में लाखों लोग अब समझिए कि हाशिए पर जाने वाले हैं। ट्रंप के टैरिफ की मार अब पड़ने लगी है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ की मार सिर्फ व्यापारियों पर पड़ रही है, जो छोटे मझोले व्यापारी हैं। गडकरी का बेटा 17 करोड़ की कंपनी 500 करोड़ की हो गई है। सोचिए, गडकरी जी के बेटा का। अमित शाह जी के बेटा का आपको पता है, उनका भी इसी तरह से इजाफा हुआ था। अब तो वो ICC चलाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। S जयशंकर का बेटा विदेश में बिजनेस करते हैं, डोभाल साहब का बेटा भी विदेश में बिजनेस करते हैं। तो इस देश के उन तमाम लोगों को मैं कह रहा हूं जो सवर्ण समाज से हैं और जो इस सरकार के साथ खड़े हैं, बारी आएगी, आपकी भी बारी आएगी, देर लगेगी। हाँ, लेकिन दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन बारिश सबकी आएगी। जब नाव डूबेगी ना, तो अपनी अपनी पोटली लेके जो लोग बैठे हैं वो सब डूबेंगे। सोचिए, भारत के मुकेश अंबानी ने सस्ता तेल खरीदा रूस से, फायदा सब अपने पैकेट में रख लिया, किसी दूसरे को, देश को सस्ता तेल नहीं मिला।
इन्होंने सस्ता तेल खरीद के उसको साफ करके दुनिया भर को बेचा और खूब माल पीटा, और इससे नाराज अमेरिका ने 50% टैरिफ ठोक दिया। उसका नतीजा 20 लाख छोटे कारोबारी झेलेंगे। अब झेलिए, बनिए भक्त। अब यहां के मनुवादी मीडिया कह रहा है कि हमारी सरकार टाइट है इसलिए ट्रंप टैरिफ लगा रहा है। नहीं, झुके हुए हैं इसलिए टैरिफ लगा रहा है, और आपकी हैसियत नहीं इसलिए टैरिफ लगा रहा है। इस देश में 100 मिलियन डॉलर की 100 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। 30 ट्रिलियन अमेरिका की है, 20 ट्रिलियन चीन की है, 50 ट्रिलियन हो गया। हमारी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि हमारे धन्ना से जो है वो तेल, मिर्ची, साबुन, प्याज बेचते हैं। हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं। इकोनॉमी बढ़ती है इन्वेंशन से, आधुनिक तकनीक पर काम करने से। चीन की इकोनॉमी इसलिए बढ़ी क्योंकि उसने BYD लॉन्च किया। उसने अपना इंटरनेट, अपना AI, अपना रोबोट, अपना फाइटर प्लेन व्यापार कर रहा है। वो अब हथियार बेच रहा है, वो कंप्यूटर बेच रहा है, वो इलेक्ट्रिक कारें बेच रहा है। दुनिया भर के मार्केट पर वो छाया हुआ है। हमारे धन्ना सेठ क्या कर रहे हैं? अमेरिका से खरीद लेंगे, चीन से खरीद लेंगे, 100 का माल यहाँ 200 में खपाएंगे। हम सिर्फ मार्केट बन गए हैं। और हमारे यहाँ कोई देश तभी तरक्की करेगा जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टमेंट होगा, जब तकनीक पर इन्वेस्टमेंट होगा, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगा, नए रिसर्च आएंगे। प्रधानमंत्री कहते हमारे यहाँ पहला सेमीकंडक्टर बनेगा, हर इलेक्ट्रिक कार पर भारत की इलेक्ट्रिक बैटरी होगी। अरे सर, ये कहना आसान है, करिए तो। एक कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोल रहे हैं आप, तो जातिवाद मनुवाद में लिपटे इस देश के जातिवादी मनुवादियों ने देश को 100 साल पीछे कर दिया है पिछले 10 साल में। कांग्रेस के समय में धीरे धीरे ही सही, लेकिन ज्ञान, विज्ञान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर भी काम होता था। इनका तो एजेंडा ही अलग है। और सोचिए, मैं बार बार इसलिए आपको याद दिलाता हूं कि इस देश में 40 करोड़ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं जिनके पास न घर है न खाना है। वो रेस से बाहर है बेचारे। उनकी नस्लें कब आएंगी रेस में नहीं पता है। न घर है न खाना है, वो जिंदगी काट रहे हैं। 80 करोड़ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ऐसे हैं जो किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं 5 किलो राशन पर। उनके पास घर तो है लेकिन स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, शिक्षा नहीं है। वो सस्ता मजदूर बने हुए हैं धन्ना सेठों के। 120 करोड़ लोग खेल से बाहर। 15 करोड़ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो सिस्टम का हिस्सा बने हैं, वो भी पिछले 10 साल में उनका नौकरी, सरकारी नौकरी बंद, कॉलेज यूनिवर्सिटी के रास्ते बंद, तमाम संस्थाओं में उनका नौकरी खत्म हो रही है। 1 लाख रोजगार देने की बात हुई थी, यूपी में लोग जुटे हैं, नौकरियां नहीं आ रही है। तो ये जो 15 करोड़ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सिस्टम का हिस्सा बने थे, उनको भी बाहर करने की तैयारी चल रही है। बच गए 15 करोड़ जनरल कैटेगरी के लोग। तो इस देश के 185 करोड़ में सारे संसाधन इनके पास है, 90 रोटी ये खा रहे हैं, लेकिन इनको नैतिक होने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जब 135 करोड़ लोग डूबेंगे ना, जब ये लाचार और बेबस देश हो जाएगा, तो ये 15 करोड़ लोगों पर भी असर पड़ेगा जो अब पढ़ने लगा। ये वही 15 करोड़ में लोग हैं जो एक्सपोर्ट करते थे, कपड़े का, मसाले का, चावल का, दाल का, वही उन्हीं का बिजनेस अब चौपट हो रहा है। अमेरिका में टैरिफ की मार उन्हीं पर पड़ेगा, उन्हीं 15 करोड़ लोगों पर। तो बारी उनकी भी आएगी, देर से आएगी, और तब उनको समझ में आएगा। लेकिन इस सब के लिए जिम्मेदार है इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया, और जातिवादी 15 करोड़ सवर्ण जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो तो अभी सिस्टम के हिस्सा नहीं है। वो व्यापार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदार है जो चुनाव आयोग में बैठे जातिवादी मनुवादी, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जातिवादी मनुवादी, हाई कोर्ट में बैठे जातिवादी मनुवादी। और वहां से तो फिर भी थोड़ी बहुत फैसले आ रहे हैं, कुछ पूछा जा रहा है, कभी ईडी को डांट फटकार, कभी इलेक्ट्रल बॉन्ड पर रोक। लेकिन ये जो सबसे बड़ा गढ़ है जातिवाद और मनुवाद का, मनु मीडिया, वो जब तक जातिवाद मनुवाद से नहीं निकलेगा तब तक देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और वो तभी नहीं निकलेगा वो। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी कि बहुजन समाज के लोग इन सब के बारे में लिखे पढ़े, और वो 15 करोड़ सवर्ण समाज के लोग भी जिनकी पर अब मार पड़ना शुरू हुआ है, उनको भी जगना होगा। पूरी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।